अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन पास पेपर क्वेश्चंस पे चल रही थी, तो कोई इशू कल के लेक्चर से? कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस किया था। एक एफको का सवाल था, एक फाइफो पे सवाल था। कोई इशू? तो क्या हुआ? ये लेबर कोस्ट का है 80% लेकर मैंने किया था, वो गलत हो गया। 1. गलत हो गया? कहाँ गलत हुआ, दिखाओ मुझे। मैंने ठीक मतलब बाद में कर लिया। नहीं, आपने किया क्या पहले क्या किया बेटा, मुझे वो बताओ ना। सर मैंने मतलब ना डायरेक्ट लेबर का 80% ले लिया। डायरेक्ट लेबर का 80% लेंगे तो क्या आएगा? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आएंगे। तो आपने ठीक किया। आपको चाहिए क्या था? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड चाहिए थे आपको कन्वर्जन कॉस्ट चाहिए थी। और वो क्या होती है? लेबर प्लस ओवरहेड्स। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है अबाबील फूड्स का। पास पेपर का ही क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में आईकैप ने इसको लिया हुआ है। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। बड़ी कम ये रिक्वायरमेंट मिलती है हमें, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ गया जो प्रोसेस अकाउंट के ऊपर सवाल है। सवाल पढ़ते हैं जी अबाबील फूड्स का। Process account for cooking department for the month of June 2014. 15 marks का question है। Ababil Foods produces and sells chicken nuggets. Boneless chicken is minced, spiced up, cut to standard size and semi-cooked in the cooking department. Semi-cooked pieces are then frozen and packed for shipping in the finishing department. Inspection is carried out when the process in the cooking department is 80% complete. Normal loss is 5% of the input and comprises of 2% weight loss due to cooking and 3% rejection of nuggets. The rejected nuggets are sold ₹60 per kg. ये तो कुकिंग में जो वेट लॉस एवेपोरेशन का है तो वो है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो रिजेक्शन नगेट्स की शेप खराब टूटे हुए हैं वो बिक जाते हैं। तो नॉर्मल लॉस दो तरह का है, एक एवेपोरेशन का है और एक रिजेक्शन का। Overheads are applied at the rate of 120% of direct labor cost. Inventory is valued using weighted average cost. Following information pertains to cooking department for the month of June 2014. Opening work in process 100% complete for material and 50% complete for conversion. ये है उसका weight और ये है cost material की और ये cost है labor की। Read the question carefully. Overheads इसके अलावा आते हैं जिसका absorption rate आपको provided है यहाँ पे जनाब। Cost for the month, weight, material, labor, again overheads अलहदा से आएंगे। Transfer to finishing department, weight. Closing work in process 100% complete for material and 65% complete for conversion, weight. Prepare process account. अच्छा, ये अब तो अगर तो जैसे मैं अनफॉर्चुनेटली अक्सर आप लोगों को कहता रहता हूँ, आप लोगों की हैबिट होती है सोल्यूशन देखने की। अगर तो आप सोल्यूशन देख के इसको सवाल को समझना चाहोगे ना, तो आपको लगेगा ये सवाल किसी दूसरी दुनिया का सवाल है, बहुत ही मुश्किल सवाल है ये। लेकिन हकीकत में ये सवाल बिल्कुल जैसे हमने पीछे सवाल किया वैसा ही है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर सोल्यूशन ना देखो तो।
इसलिए मैं जनरली आप लोगों को डिस्करेज करता हूं, बल्कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता हूं। डिस्करेज का वर्ड थोड़ा लाइट हो जाएगा, स्ट्रिक्टली मना करता हूं कि सॉल्यूशन ना देखा कीजिए। पहले सवाल को पढ़िए, खुद हल कीजिए। एक सवाल कम कर लो लेकिन खुद करो, ठीक है? आप 10 ना करो, 8 कर लो, 8 ना करो 7 सवाल कर लो, लेकिन खुद करो। दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। उसमें आप ज्यादा सीखोगे बनिस्बत 10 सवाल देखने के। 7 क्या 5 सवाल खुद कर लो, आप ज्यादा सीखोगे सवाल खुद करने से। अच्छा जी, हमें यहाँ पे प्रोसेस काउंट बनाने हैं, तो हम बिल्कुल आम अंदाज में जैसे प्रोसेस काउंट शुरू करते हैं वैसे ही कहानी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10 अवाबिल फूड्स का। फॉर्मेट प्रोसेस अकाउंट का होता है जी वेट एंड अमाउंट्स। कुकिंग प्रोसेस का ये काउंट है जी। सबसे पहले डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट आती है, जिसकी कहानी शुरू होगी वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन से। वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज उसने रुपीज इन थाउजेंड में दी हुई हैं, तो मैं अपना प्रोसेस अकाउंट भी रुपीज इन थाउजेंड में बना सकता हूँ। मुझे कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है, मेरी सहूलत है, ठीक है? चूंकि एग्जामिनर ने वैल्यूज रुपीज इन थाउजेंड में दी है, तो मैं यहाँ पे रुपीज इन थाउजेंड में बनाता हूँ। तो से देखिएगा जरा, मेरा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू 6260 प्लस 1288, ये हुआ मटेरियल, ये हुआ लेबर। अब मैंने इसमें ऐड करना है ओवरहेड। ओवरहेड कितना है? 120% ऑफ लेबर। ये मैथमेटिक्स जो भी आपके साथी ने सवाल किया था, सुन लो। अगर मैं इसका 120% लूंगा तो वो आएगा ओवरहेड। मतलब बेसिकली 120% का मतलब क्या है कि अगर लेबर 100 है तो ओवरहेड 120 है, कन्वर्जन। और अगर मैं लेबर से कन्वर्जन पे जाना तो क्या करूं? अगर लेबर को मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेबर को 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेंगे ओवरहेड। लेकिन लेबर को अगर मैं 2.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगी कन्वर्जन। तो मुझे तो यहाँ पे कन्वर्जन चाहिए ना, मैं इसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये लेबर प्लस ओवरहेड हो गया, ठीक है? लेबर प्लस ओवरहेड। लेबर ओवरहेड है 120% ऑफ लेबर, 120% ओवरहेड्स है और 100 लेबर होगी तो 220 हो गया ना, कन्वर्जन 220 होगी। तो बताइए यहाँ से वैल्यू 9094 और वेट इसका है 30,000। इसके बाद मटेरियल की कॉस्ट ये गिवन है जी हमें 50,000। वेट भी गिवन है इसका 4,20,000। इसके बाद लेबर की कॉस्ट गिवन है जी हमें 20,000। और यहाँ पे फिर हम FH एब्जॉर्ब ले लेते हैं, जो कि लेबर का 120%, कितना बना 24,000। डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट हो गई, जिसमें अपनी वर्किंग प्रोसेस ब्रॉट डाउन भी हो गया, मटेरियल लेबर ओवरहेड भी आ गया। इसके बाद क्रेडिट साइड पे चलेंगे। क्रेडिट साइड पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर है जी, फिनिशिंग प्रोसेस को ट्रांसफर है। गिवन है क्वेश्चन में कितना 362,000। नॉर्मल लॉस हमने लेना है और नॉर्मल लॉस हमने यहाँ पे दो लेने हैं, एक वेट लॉस और दूसरा रिजेक्शन। इनको हमें अलग-अलग क्यों लेना है? क्योंकि रिजेक्शन लॉस की स्क्रैप वैल्यू आएगी, ठीक है? इसलिए हमें अलग-अलग मेजर करना पड़ेगा। इसके बाद हम लेंगे वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन और अब नॉर्मल लॉस या गेन देख लेंगे, बैलेंसिंग फिगर कहाँ निकलती है। सो वर्किंग प्रोसेस भी फिगर गिवन है कितनी जी? अब हमें नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। हमें बताया गया है इंस्पेक्शन होती है 80% पे, ऐसा ही है? हमें यूनिट्स या वेट इंस्पेक्टेड मेजर करना है और इंस्पेक्टेड वेट का 2% वेट लॉस और इंस्पेक्टेड वेट का
3% रिजेक्शन लॉस। यही है ना कहानी। इंस्पेक्शन होती है 80% पे, इंस्पेक्शन पे ही लॉस डिटरमिन किया जाएगा। नॉर्मल लॉस इंस्पेक्टेड वेट का 2% वेट होगा, 3% रिजेक्शन होगा। हमें इंस्पेक्टेड वेट निकालना है, तो इसके लिए हम एक वर्किंग ही बना लेते हैं, हम फिगर ले आते हैं। हम वर्किंग में इंस्पेक्टेड वेट मेजर करते हैं। वेट इंस्पेक्टेड कोई नई चीज नहीं है जी, जैसे हमने पहले सीखा हुआ। इंस्पेक्टेड यूनिट कैसे निकालते थे? ओपनिंग स्टॉक इंस्पेक्टेड प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक नॉट इंस्पेक्टेड। ओपनिंग स्टॉक इंस्पेक्शन स्टेज 80 है, इंस्पेक्शन स्टेज 80 है। ओपनिंग स्टॉक क्या इंस्पेक्ट हुआ? यस, 50% पे था। ओपनिंग स्टॉक इंस्पेक्ट हुआ प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस। क्लोजिंग स्टॉक क्या इंस्पेक्ट हुआ? माइनस 65,000, 385,000 kgs। तो वेट लॉस इसका 2% ऑफ 385,000 और रिजेक्शन लॉस 3% ऑफ 385,000। कितना बना? 7700 11550 लीजिए जी। 7700 एंड 11550। बैलेंसिंग फिगर देखिए किधर निकल लिया, लॉस या गेन? एब्नॉर्मल लॉस कितना? 3750। साइड्स हमारी 450 पे टैली होगी। क्वांटिटी साइड क्लोज जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये अब नेक्स्ट पार्ट वेरिएशन का। वेरिएशन हम शुरू करते हैं नॉर्मल लॉस से। तो वेट लॉस की तो 0, इसकी रुपीज इन 1000 में 693। हमें बताया गया 60 रुपीज पर केजी पे ये बिकता है, ठीक है जी। 60 रुपीज पर केजी पे रिजेक्शन बिकती है, तो रिजेक्शन को 60 रुपीज पर केजी पे स्क्रैप अकाउंट में जाना है। 60 रुपीज पर केजी से मल्टीप्लाई किया, रुपीज इन 1000 में आ गई वैल्यू। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट, वर्क इन प्रोसेस, एब्नॉर्मल लॉस विच आर वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट। और कॉस्ट पर यूनिट चूंकि पार्शली कंप्लीट यूनिट्स आ गए, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल पे जाएंगे, ठीक है जी। सो इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल से वर्किंग टू मेरी इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल की आ जाएगी। इसमें 2 कॉलम मुझे आउटपुट के चाहिए। इक्विवेलेंट यूनिट्स एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के साथ 2 कॉलम मुझे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के चाहिए, एक मटेरियल, एक कन्वर्जन, और एक कॉलम मुझे परसेंटेज का चाहिए, एक कॉलम मुझे फुल यूनिट का चाहिए। एफको मेथड है जी। यस सर। फिनिशिंग डिपार्टमेंट फिनिशिंग प्रोसेस को जो ट्रांसफर हुआ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड एबनॉर्मल लॉस। फुल यूनिट्स, फिनिशिंग यूनिट्स को फिनिशिंग प्रोसेस को ट्रांसफर हुआ 3,62,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 65,3750। इसका टोटल 430,750। इसको यहाँ से देख लीजिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपकी 4 इनपुट है 450 माइनस नॉर्मल लॉस, मैच कर लीजिए, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड आउटपुट मैच है। इनपुट 450, नॉर्मल लॉस इसमें से माइनस करें, एक्सपेक्टेड आउटपुट टोटल हो गया, ठीक। आगे चलेंगे। फिनिश गुड्स हर लिहाज से 100%। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 100, कन्वर्जन 65, एबनॉर्मल लॉस मटेरियल 100, कन्वर्जन 80। 362,000,
65,000, 42250, 3750, 3000. लीजिए जी, यहाँ से हम इक्वलेंट यूनिट्स लेंगे. 430,750, 407,250. लीजिए जी, इक्वलेंट यूनिट्स के नंबर्स हमारे पास आ गए. इक्वलेंट यूनिट्स के नंबर आ गए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या जी? कॉस्ट पर यूनिट. तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम लेके आएंगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस. देख लीजिएगा, इसको सॉल्व आप खुद करेंगे यहाँ से आगे. करंट पीरियड, इसमें से लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस. यहां से बनेगी कॉस्ट पर नेट कॉस्ट, और फिर आएगी कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट पर यूनिट एलिमेंट वाइज एंड टोटल. अच्छा, आप ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास प्रोसेस अकाउंट बना हुआ है रुपीज इन 1000 में, तो यहाँ से वैल्यूज ऑफ रुपीज इन 1000 में लेके यहाँ तक पहुंचेंगे. लेकिन जब कॉस्ट पर यूनिट पे जाएंगे तो यहाँ पे फिर उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटी होने वाली है. शुरू कीजिए काम. कॉस्ट पर यूनिट तक कंप्लीट कीजिए प्रोसेस को. डेटा फीड कीजिए टेबल में, और ख्याल कीजिएगा आपको कन्वर्जन कॉस्ट लेनी है, लेबर नहीं लेनी. बेटा ये आपने कहाँ से उठाई फिगर? बेटा जरा काम करते हैं, एसी की ग्रिल बेटा ऊपर जरा कर देते हो जरा. जब आप खड़े एसी के नीचे था, फुल ऊपर कर दो. चलो बस ठीक हो गया. थैंक यू बेटा. हाँ जी जनाब, क्या आ रही है कॉस्ट पर यूनिट? मटेरियल की 115 टोटल हो गया 244. लीजिए जी, कॉस्ट पर यूनिट आ गई. अब नेक्स्ट पार्ट वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन करके फटाफट बताइए जरा. फिनिश गुड की वैल्यू क्या है? एप्को मेथड. फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस एब्नॉर्मल लॉस 88,328. वर्क इन प्रोसेस 132.44 कर लीजिए. राउंड ऑफ करके चले, डेसिमल में बात ना कीजिए जी. कितना जी? 829 टोटल इसका 10309.4. और इस साइड पे 103094. प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा. अब इसमें उसने वेट लॉस, नॉर्मल लॉस, रिजेक्शन लॉस की कहानियां डाली, लेकिन हमने बिल्कुल सीधे तरीके से चलते हुए सवाल को देखा तो मेरे को दिक्कत नहीं आई. इवन अभी भी आप इसका सोल्यूशन जाके देखोगे, शायद आपको लगे कि भाई पता नहीं वो शायद कोई और सवाल है जिसका सोल्यूशन दिया गया है, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन, कंप्यूटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और अननेसेसरी भी चीजें कुछ हैं जिसकी जरूरत नहीं थी. अच्छा, इस सवाल में ये सवाल तो हमारा खत्म हो गया, इतना ही था ना सवाल. इसकी एक असाइनमेंट है आपकी, उसमें थोड़ा आपका दिमाग जरा इस्तेमाल होगा. ठीक है, आपकी असाइनमेंट है 2 अकाउंट आपने बना के लाने हैं, एक एबनॉर्मल लॉस और एक स्क्रैप. ये इस सवाल में तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैं आपको गिविंग यू होम असाइनमेंट. ये 2 पार्ट्स आपने करके लाने हैं. इसी के एक्सटेंशन में इसका एबनॉर्मल लॉस काउंट बनाओ और इसका स्क्रैप काउंट बनाओ. ठीक है, तो ये आपकी होम असाइनमेंट है. इसको इशू होगा, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में हम इंशाअल्लाह. अच्छा, सवाल में पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन कहीं मिस हो गई जो ओरिजिनल सवाल में होती थी, जिसको सामने रखते हुए मैंने ये इन्फॉर्मेशन, ये रिक्वायरमेंट आपके सामने एस्टेब्लिश किया, और पता नहीं वो मुझे नज़र नहीं आ रही या वो है ही नहीं यहाँ पे, मुझे कमिट हो गई है. तो अच्छा, आप यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिए, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर लीजिए, और वो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअल वेट लॉस was 10,000 kgs. ठीक है जी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जिस क्वेश्चन में
ओरिजिनल क्वेश्चन में इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, जहाँ पे अब मिसिंग नजर आ रही है, इसको अब ऐड कर लीजिए। अब आप इसको, ये मैंने अगले पार्ट के लिए ऐड किया, हमें इस सवाल के लिए जो हमने सवाल था इसकी जरूरत नहीं थी उसकी, ठीक है। मैंने ये जो आपको रिक्वायरमेंट दी है ना, उसके लिए ये मैंने ऐड की है। बेटा ये केजी में है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो यूनिट्स तो है ही नहीं, ये सवाल तो केजी में हल हुआ हुआ, और यूनिट्स की कीमत भी केजीज में दी गई है, सब कुछ केजीज में है। अच्छा जी, अब एक और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है थोड़ा सा मिक्सिंग वाला, मतलब दो टॉपिक्स को मिला के सवाल बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आई है। फ्रेपे लिमिटेड, ऑटम 19 क्वेश्चन 3, और ये क्वेश्चन है 4 जमा 15 19 नंबर का सवाल है। पहला पार्ट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड कॉस्ट फॉर इक्विवेलेंट यूनिट्स 4 नंबर। प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, राउंड ऑफ ऑल फिगर्स टू द नियरेस्ट रूपी अमाउंट। अच्छा, 4 नंबर का इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, 8 नंबर का मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल, 7 नंबर का अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल। अब ये सिर्फ पीएनएल नहीं है, इस पीएनएल के अंदर भी आपका वर्किंग जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखा उसका नॉलेज यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भैया 4 नंबर प्रोसेस कॉस्टिंग के, बाकी 15 नंबर आपके मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के, ऐसा नहीं है। शायद इस 15 में से भी कुछ 6-7 नंबर आपके प्रोसेस कॉस्टिंग से ही रिलेटेड है। हाँ, आप कह सकते हैं 15 नहीं, 8-9 नंबर इसके हैं मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के सवाल में। तो बहरहाल सवाल पढ़ते हैं और फिर डिस्कस करते हैं जिसको। फ्रेपे ऑटम 19 का क्वेश्चन 3। Frappa Limited (FL) manufactures and sells a single product, Sigma. Following information is available. During the year ended 31st December 2018, FL sold 5,500 units at 25,000 per unit. Details of opening and closing work in process and finished goods are as follows. Work in process, opening, closing. Units कितने थे और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल वाइज, कन्वर्जन वाइज क्या थी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की। फिनिश गुड्स तो कंप्लीट यूनिट्स होते हैं, सिर्फ यूनिट्स बताए गए हैं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, ये तो फिनिश गुड्स है, क्योंकि स्टेज ऑफ कंप्लीशन तो वर्क इन प्रोसेस की होती है, ठीक है। द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हैड बीन डेबिटेड ड्यूरिंग द ईयर विद द फॉलोइंग कॉस्ट। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया गया, मतलब कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड, मटेरियल एंड कन्वर्जन, जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड भी शामिल हैं 16.762 मिलियन के। यहाँ पे रुपीज इन 1000 है और यहाँ पे इसने रुपीज इन मिलियन का जिक्र कर दिया, तो ध्यान से जरा चलना है। और अभी तक हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में इससे पहले जितनी इलस्ट्रेशन की हैं उनमें फिक्स्ड और वेरिएबल में फर्क नहीं किया था। हम ओवरहेड अब्जॉर्ब लेते थे, मतलब हम टोटल ओवरहेड अब्जॉर्ब ले रहे होते थे, मतलब अभी तक हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे थे। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में जहां पे आप मटेरियल डेबिट साइड पे कॉस्ट चार्ज की, लेबर डेबिट साइड पे कॉस्ट चार्ज की, ओवरहेड जहां चार्ज कर रहे हो वहां पे ओवरहेड में सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड चार्ज कर दोगे ना, तो कॉस्ट पर यूनिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगी। अगर ओवरहेड में टोटल ओवरहेड चार्ज कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट अंडर, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में मार्जिनल भी चला सकते हो, अब्जॉर्प्शन भी चला सकते हो। अभी तक हमने फर्क नहीं किया था, अब यहाँ पे लेकिन उसने थोड़ा फर्क डाला। उसने कहा जी अब ये जो टोटल आपने, अच्छा यहाँ ध्यान में रखो, उसने कहा जी जो आपने प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया उसमें फिक्स भी शामिल हैं, फिलहाल फिक्स भी शामिल है, इसका मतलब कंपनी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे चल रही है, लेकिन पीएनएल में हमने से उसने मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल भी मांग लिया। वो फर्क हम देख लेंगे कैसे आएगा। फिलहाल कॉस्ट चार्ज में फिक्स्ड ओवरहेड भी प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेस अकाउंट को चार्ज किया गया। Variable operating cost amounted to 500 per unit, whereas fixed operating cost was 7.5. ये पीएनएल की इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस अकाउंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, पीएनएल जब बनाएंगे तब चाहिए होगा। Effective 1 जनवरी 2018, ये अकाउंट बन रहा है जी 31 दिसंबर 2018 का। 1 जनवरी मतलब साल के शुरू में डायरेक्ट मटेरियल प्राइस एंड कन्वर्जन कॉस्ट वर इंक्रीज बाय 5 and 10% रिस्पेक्टिवली। ये ओपनिंग स्टॉक के रेफरेंस से बात कर रहा है कि 1 जनवरी को मटेरियल भी कन्वर्जन भी 5% 10% बढ़ गई, मतलब 2017 में नीचे थी ये कॉस्ट। FL uses FIFO method for valuation of inventory. Prepare
प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट FIFO मेथड के तहत। एक सफेद नजर डाल लीजिए सवाल को, फिर हम इस पे बात शुरू करते हैं। FIFO मेथड के तहत स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड कॉस्ट पर यूनिट, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट। FIFO मेथड के तहत जब हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट यूनिट्स के दो कॉलम बनाने हैं, एक मटेरियल एक कन्वर्जन। ठीक है जी, दो कॉलम इक्विवेलेंट यूनिट्स के हो गए, एक कॉलम परसेंटेज का हो गया और एक कॉलम फुल यूनिट्स का हो गया। आउटपुट फुल यूनिट्स, परसेंटेज वर्कड इन करंट पीरियड, क्योंकि FIFO कर रहे हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल एंड कन्वर्जन। हमारी फिनिश गुड्स जो बनी दो हिस्से होंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से और करंट प्रोडक्शन से टोटल, देन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और किधर चले गए हम, नॉर्मल लॉस उसका जिक्र है कोई यहाँ पे? कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब कोई गेन लॉस यहाँ पे होना ही नहीं है। जब जिक्र ही नहीं है तो जितनी इनपुट उतनी आउटपुट, नो नॉर्मल लॉस नो अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन का क्वेश्चन तब राइट होगा जब क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस गिवन हो। जब क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस का जिक्र नहीं है, इसका मतलब नो अबनॉर्मल नो लॉस गेन। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पे खत्म होनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स, और यहाँ पे ख्याल रखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड से कंफ्यूज नहीं हो जाना। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनता है वर्किंग प्रोसेस अकाउंट्स के लिए, इसमें ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स चाहिए 400, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस के यूनिट 800। यहाँ पे क्या आता है, टोटल यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स या टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं? 600। ये तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। मुझे क्या चाहिए? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स उसी को कहेंगे ना यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, यूनिट्स प्रोड्यूस ही होते हैं। वो मुझे यहाँ पे रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पता हो और सेल्स पता हो, प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज प्रोडक्शन। मेरी प्रोडक्शन है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 900 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 600। प्रोडक्शन कितनी आई? 5800। हमारी प्रोडक्शन है 5800, जिसमें से 400 ओपनिंग हुआ तो करंट पीरियड प्रोडक्शन, और यहां से जनाब हमारी ये 6600 पे टोटल कॉलम। अब ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिंक्स दाएं बाएं हुआ करेंगे, तारें इधर की तरफ जुड़ी हुआ करेंगी, आपको देखना पड़ेगा करेगा। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए होती है टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल यूनिट प्रोड्यूस ही यहाँ पे आते हैं ना, प्रोडक्शन को या हमने फिनिश गुड्स को कितने भेजे यूनिट वही यहाँ पे लेते हैं ना, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, टोटल फिनिश गुड्स ले रहे हैं ना, कितने यूनिट हमने टोटल बनाए, वो क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल नहीं थे, हमने निकाल लिए 5800। FIFO मेथड, परसेंटेज वर्कड, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में मटेरियल 0, कन्वर्जन 40, करंट प्रोडक्शन 100, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 100, 40। ये हमारी परसेंटेज कंप्लीशन आ गई। आगे तो काम आसान है, सिर्फ ये एक इसने पंगा डाला था, हमें यूनिट्स प्रोड्यूस बताए नहीं थे रेडीली, हमने वर्कआउट कर लिया। 0 160, 5400, 5400, 800, 320,
लीजिए जी, सम लीजिए 60,200 5,880, ये है जी इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कोई बात समझ नहीं आई पूछिए। अच्छा जी, इसके बाद हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एंटिसिपेट करना है इधर। वैसे तो कॉस्ट पर यूनिट बड़ा सिंपल है, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास आगे हैं, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पीरियड मेरे सामने है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पीरियड डिवाइड विद इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट का मामला हल हो जाता है। लेकिन मैं तो थोड़ा सा एंटिसिपेट करता हूँ कि भाई मैंने पार्ट बी भी हल करना है ना। पार्ट बी में मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बनाते हैं तो मुझे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को थोड़ा अलहदा रख लेना चाहिए यहीं पे। तो मैं करता क्या हूँ, मैं कॉस्ट पर यूनिट जब कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं इसके 2 हिस्से नहीं 3 हिस्से कर देता हूँ। एक मटीरियल, एक फिक्स्ड, बल्कि मैं पहले वेरिएबल ले आता हूँ, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, फिर मैं फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट ले आता हूँ। ठीक है, इससे मुझे कॉस्ट पर यूनिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और कॉस्ट पर यूनिट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मिल जाएगी, जो मुझे पार्ट बी में मेरी इस्तेमाल होनी है पीएनएल बनाते हुए। सो मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट मेरी आएगी 82350 000 डिवाइडेड विद मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स 6200 जी। कितनी जी? रुपीस पर यूनिट। बेटा ये रुपीस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप शायद इसको देख रही रिपोर्ट पे मैं क्या लिख रहा हूँ। लर्न टू हैंडल डाटा। ये रुपीस इन थाउजेंड थे, मुझे कॉस्ट रुपीस में चाहिए 13,282 रुपीस पर यूनिट। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, ये टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है, इसमें ये वेरिएबल है, ये रुपीस इन थाउजेंड है, ये मिलियंस में है। तो मैं सिर्फ पॉइंट को हटाऊंगा, बल्कि मैं रुपीस में लेके जा रहा हूं तो हम इसको रुपीस में ले जाते हैं। मेरी टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है 44,217,000। इसमें से फिक्स निकाल दो 16,762,000, इसको डिवाइड कर दो 5,880। यही है ना इसके यूनिट्स। लीजिए जी, अगर आप ये सब टोटल ले लीजिए तो ये मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, कितना है? 951। ये मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ गई। और फिक्स कॉस्ट लेनी है तो उसके लिए 16,762,000 डिवाइडेड विद 5,880 कितनी है जी? 2,850.68 कर लीजिए, डेसिमल में ना जाइए, वो 1000 में से कर लीजिए। टोटल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ से ले लीजिए 2,080.02। लीजिए जी, ये मेरा पार्ट ए 4 नंबर का जो था कंप्लीट हुआ। मैंने इस पार्ट के लिए ये 2 हिस्से ना भी करता तो गुजारा हो जाता। ठीक है, इस पार्ट के लिए मैं कन्वर्जन कॉस्ट टोटल भी निकाल देता ना, मेरी कॉस्ट यही आती, मेरा काम इसके 4 नंबर की ओर हो जाते। मैंने ये 2 हिस्से सिर्फ इसलिए कर लिए, ये 2 हिस्से मैंने इसके सिर्फ इसलिए किए कि मुझे पार्ट बी में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। वहां पर जाके जब दोबारा करूंगा मैं तो यहीं पे क्यों ना कर लूं मैं। ये मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मेरी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत प्रोडक्शन कॉस्ट, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा जी, अब हम पीएनएल की तरफ चलते हैं और पीएनएल पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत बना लेते हैं। अब हम पार्ट बी में हैं। पार्ट बी में मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल पहले बना रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हम यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट कुछ और है, ऐसा ही ना? 2018 में कॉस्ट बढ़ी है, तो हमें डिटेल फॉर्मेट चाहिए। अच्छा, डिटेल फॉर्मेट में यहाँ पे एक और वेरिएशन जो आप देख रहे हैं, आपने पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस नहीं की पीएनएल बनाते हुए,
लेकिन यकीनन आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये पढ़ चुके होंगे, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पीएनएल में वर्क इन प्रोसेस को डील नहीं किया था, क्योंकि जब हम पीएनएल बना रहे थे वर्क इन प्रोसेस कॉस्टिंग हमने नहीं पढ़ी थी। अब प्रोसेस कॉस्टिंग आ गया तो वर्क इन प्रोसेस भी आ गया, तो वर्क इन प्रोसेस आने से हमारी प्रेजेंटेशन पीएनएल की स्लाइटली मॉडिफाई होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत अगर मैं पीएनएल बनाने जाऊं, इट विल बी सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बनेगी? कौन सा? अब ओपनिंग स्टॉक नहीं, अब ओपनिंग स्टॉक कौन सा? दो ओपनिंग स्टॉक है अब यहाँ पे। इसमें अगर आपको याद हो कहानी, चले मैं आपको कहानी पहले पूरी याद कराता हूँ क्या थी, जो आपने पढ़ी थी कहीं पीएनएल के रेफरेंस से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जो पूरी कहानी पढ़ी हुई है वो है जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर इसमें ऐड होते हैं रॉ मटेरियल की परचेजेस, फिर इसमें लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये आपको मिलता है रॉ मटेरियल, या जिसको आप डायरेक्ट मटेरियल भी अब हम कहते हैं, कॉस्ट काउंटिंग की लैंग्वेज है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से मुराद जो मटेरियल की कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस को डेबिट हुई, ये वो, ठीक है। हमें यहाँ पे ये कॉस्ट रेडीली दी जाती है, जो उसने लिखा ना डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोसेस को डेबिट हुई, वो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम जो होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हिट करता है ना भाई। जो वर्क इन प्रोसेस जो आपने प्रोडक्शन को इशू कर दिया वो आपको वर्क इन प्रोसेस को हिट करता है। तो ये वैल्यू हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में दी जाती है अभी तक, लेकिन ना दी जाए तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये बाय द वे ये इक्वेशन हमने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी सीखी हुई है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज रॉ मटेरियल कंज्यूम, और ये अमाउंट आई रिपीट वर्क इन प्रोसेस को हिट करती है। इसमें फिर आप ऐड करते हैं, मैं अगर आसानी के लिए लेबर एंड ओवरहेड्स, इसका टोटल जो बनता है आपका वो कहलाता है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड, प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड इन द पीरियड। फिर इसमें आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, लेस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिर इसमें आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड। इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट कहानी है जो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्राइमरली आपसे डिस्कस की जाती है, लेकिन इसके कुछ ना कुछ हिस्से हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। अब हमारे पास जो कहानी रेलेवेंट है वो उसके नीचे वाली कहानी रेलेवेंट है। ये रॉ मटेरियल को अपनी क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन नहीं है, हमें इसकी नीचे वाली कहानी रेलेवेंट है। और उसमें भी चूंकि हम मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल बना रहे हैं, तो मैं सारी वैल्यूज मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पिक करूंगा, सारी वैल्यूज मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पिक करूंगा। मेरा पीएनएल कैसे दिखेगा, इससे नीचे नीचे देखिएगा जरा। मैं यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ से बात शुरू होगी, बल्कि ये भी यहाँ से बात शुरू होगी। डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, फिर इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ऐसा ही है ना भाई, मैंने यहीं से बात शुरू की। डायरेक्ट मटेरियल मैंने लेबर ओवरहेड का सिर्फ वेरिएबल कंपोनेंट का, क्योंकि मेरे लेबर और ओवरहेड अलग-अलग नहीं दिया गया, मुझे कन्वर्जन कॉस्ट दी गई है, और मुझे अब मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट लेनी है, तो मैंने लेबर प्लस वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट टोटल बनेगा
टोटल मैंने लहजा से खाया नहीं, मैंने इसमें डायरेक्ट प्लस माइनस कर दिया, ठीक है ये किया ना मैंने, और जब ये किया यहाँ पे पहुंच गया, इसमें प्लस माइनस ये कर दूंगा मैं, मुझे सब टोटल दिखाने की जरूरत क्या। मैं इसी को लेकर चलते हुए एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये सारा मैं मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत बनाऊंगा, तो ये जो टोटल मेरा बनेगा ना, ये कहलाएगा मेरा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर इसमें मैं ऐड करूंगा अदर वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा बनेगा यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें से फिर मैं लेस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, तो मिलेगा मुझे प्रॉफिट। मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल, हाउ शुड इट लुक लाइक। सिर्फ ये चीज नहीं ऐड हुई है ना बाय द वे, बाकी चीजें तो हम डील करते आए पहले, ये चीज यहाँ पे नहीं ऐड हुई है, पहले हमने इससे डील नहीं किया था पीएनएल में, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में डील नहीं किया था, अदरवाइज यू नो कि हम कैसे डील करते हैं वर्किंग प्रोसेस से। जी एनी क्वेश्चन में डेटा चूंकि रुपीज इन थाउजेंड में था, तो मैं भी सारा डेटा रुपीज इन थाउजेंड में ही हैंडल कर लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़ी अमाउंट्स हो रुपीज इन थाउजेंड में आप राउंड ऑफ कन्वीनियंटली कर सकते हैं, कोई इसमें ड्रॉबैक नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि एक तरह की ये एफिशिएंसी स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए कि कब हमें डाटा एफिशिएंटली हैंडल करना है। क्लियर जी ये बात, ये स्टेटमेंट, ये शायद स्टेटमेंट मुझे लगता है मैंने पहले भी कभी आपसे डिस्कस की भी इस क्लास में शुरू में, जब हम इन्वेंट्री वेरिएशन या पीएनएल वगैरह बना रहे थे, वहां पे भी ये बात हुई होगी, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर आपके सामने आ गई, हुई भी है तो रिवीजन होगी। जी दोबारा ये यहाँ पे सवाल पे दोबारा आ गया। अच्छा जी अब बोलिए यूनिट्स प्राइस, यहां से रेवेन्यू लेके आएंगे 5,500 यूनिट्स 25,000 रुपए के हिसाब से बिके, रुपीज इन थाउजेंड 13 रुपीज इन थाउजेंड में, ठीक होगी जी बात। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड यार ये जी 82,350, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड, यहां से देख लीजिए ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ यहाँ पे, ये है वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड, कितनी जी 27,455। ओपनिंग स्टॉक की कहानी फिलहाल अभी हम पेंडिंग रखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू मैं इसको अब वर्किंग 1 से हैंडल करता हूं, इसको वर्किंग 2 से मैं हैंडल करता हूं, इसको मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज आपके सामने डील करता हूं, और उसमें भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पहले ले लेते हैं। फिनिश गुड्स कितनी है 900, क्लोजिंग स्टॉक 900, और कॉस्ट पर यूनिट FIFO मेथड है ना, FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक करंट पीरियड कॉस्ट पे वैल्यू होता है, और करंट पीरियड कॉस्ट किधर है, ये पड़ी है ऐसा ही है जी, ये करंट पीरियड कॉस्ट पड़ी है, तो मैं ये जी वर्किंग 1, ये वर्किंग 2, तो मैंने कहा जी पहले मैं वर्किंग 1 से फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हैंडल कर रहा हूं, 900 यूनिट्स है, और 17951 मार्जिनल कॉस्टिंग है जी, ये मार्जिनल कॉस्टिंग 17951 कितनी बनी, रुपीज इन थाउजेंड में बोलिएगा जी, 155 रुपीज इन थाउजेंड में ये डाटा सारा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 16,155 लेस करना है, वर्किंग 2 क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, ये पढ़ा जी, देखिएगा अब मैंने इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल यहाँ बनाया हुआ है, ये वर्किंग प्रोसेस ये पड़ा हुआ है 800 और 320, 800 यूनिट्स मटेरियल के
वैल्यूड एट 13,282 और 320 यूनिट्स कन्वर्जन के वैल्यूड एट वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 4,669 रुपीज इन थाउजेंड में कितने बने? 12120 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस 12120। अभी मैंने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस उठाया। अच्छा, अब मैं अगर वर्किंग 3 में जाऊं और मैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वेरीफाई करने चलूं तो जैसे देखिएगा जरा, ये परसेंटेज जो सिखाते रहे ना आपको, अब उनका काम आ रहा है। वर्किंग 3 में जाऊं, कितने यूनिट्स है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के और यार ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के 600 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का यूनिट 600। अब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक भी क्या 17,951 है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो पिछले साल बना था 2017 में, और 2017 के मुकाबले में 2018 में कॉस्ट बढ़ी है। कितनी बढ़ी है जी? 5% मटेरियल बढ़ा है, कन्वर्जन 10% बढ़ी है। अब देखिएगा जरा, अब मेरी कॉस्ट पर यूनिट 17,951 नहीं है क्योंकि 2017 में मटेरियल ये नहीं था, कन्वर्जन ये नहीं थी। अब 2017 में मटेरियल क्या था, 2017 में कन्वर्जन क्या थी, वो निकाल लो तो 2017 की कॉस्ट बन जाएगी। देखिएगा जरा, 2017 में मटेरियल था 13282 डिवाइडेड विद 105 into 100 प्लस कन्वर्जन थी 4669 डिवाइडेड विद 110 into 100। लीजिए जी, ये मेरी 2017 की मटेरियल की कॉस्ट, ये 2017 की कन्वर्जन की कॉस्ट। एक स्टेप और कर लीजिए, 600, ये कितनी बनी मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि ये मेरे काम आगे आनी है। कितनी है ये? सिर्फ मटेरियल बताइए कितना? 1649 और कन्वर्जन कितनी है? 445। लीजिए जी, अब टोटल बता दीजिए रुपीज इन थाउजेंड में। 7593 डेसिमल ना बोलिएगा प्लीज। 7593 94 बेटा, दोनों को ऐड करके से मल्टीप्लाई करना है, रुपीज इन थाउजेंड बोलने हैं। 10136 फिनिश गुड्स। हम मार्जिनल कॉस्टिंग से डील कर रहे हैं। मेरे पास वर्किंग 3 भी होगी, अब वर्किंग 4 मैं ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के लिए कर सकता हूं। वर्किंग का सीक्वेंस जो मर्जी रख दीजिए, दैट डज नॉट मैटर। ऐसे आप एग्जाम में कर सकते हैं, पहले 4 2 3 1 नजर आ रहा, कोई इशू नहीं। आप अपनी सहूलत से टैग कीजिए, कैलकुलेशन परफॉर्म कर दीजिए, एज लॉन्ग एज इट इज रेफर्ड, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन में चल रहा है, इधर 4 2 3 1 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन मैनेज इट, कोई इशू नहीं है। अब आ जाइए जो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड लेनी है, ठीक है जी। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड, और वो डिपेंडेंट है इन यूनिट्स पे और इन स्टेज ऑफ, ये है ना ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड पिछले महीने इन पे, पिछले साल इन पे कितना काम हुआ, तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के पिछले साल 400 यूनिट्स मटेरियल के और 240 यूनिट्स कन्वर्जन के। पिछले साल 400 यूनिट मटेरियल के और 240 यूनिट कन्वर्जन के आए हैं, इसके मुताबिक वैल्यू कर लो यहाँ पे वर्किंग 4। 400 यूनिट्स मटेरियल के, ये मटेरियल का रेट था पिछले साल,
12,649 प्लस 240 यूनिट्स कन्वर्जन के, ये पिछले साल कन्वर्जन का रेट है। बताइए यहां से कितनी बनी रुपीज इन थाउजेंड में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट? 6079 जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? टोटल कीजिए इस डब्बे का। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल 97745। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट कहीं बताई हुई है? ये है जी 500 रुपए पर यूनिट, और ये यूनिट सोल्ड पे लगती है ना। तो अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट सोल्ड 500 इंटू 5500 रुपीज इन थाउजेंड में 2750 ऐड करो। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 100,495। और कंट्रीब्यूशन तो लिखा ही नहीं मैंने, आगे पहुंच गया। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लेना है जी हमने। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए माइनस बी। यहाँ पे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 37,005। टोटल कंट्रीब्यूशन में से अब हमें टोटल फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। फिक्स कॉस्ट हमारी दो है, एक ये कन्वर्जन कॉस्ट और एक ये ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऐसा ही है ना? ये कन्वर्जन कॉस्ट फिक्स है और ये एक ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स है। रुपीज इन थाउजेंड में जब ले रहे हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट आपकी 16762 प्लस 7500 24262 प्रॉफिट। लीजिए जी, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल। ये आपका 8 नंबर का पार्ट फुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में। ये वर्किंग्स हैं, ये लादा पेज पे आ रही हैं। ये आपका आंसर है पार्ट बी का। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसका जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल है दैट इज योर होम असाइनमेंट। अच्छा, उसमें सब कुछ ऐसा ही बनना है, सिर्फ होगा क्या, फिक्स कॉस्ट भी शामिल हो जाएगी। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे हमने ये वेरिएबल ली हुई है ना, वेरिएबल ही टोटल आ जाएगी। टोटल कन्वर्जन कॉस्ट क्या है आपकी? दिस इज योर टोटल कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक हो गया? और चूंकि इस क्वेश्चन में बजटेड डाटा का जिक्र नहीं है तो ओवर एंड ड्रॉप वाली कहानी यहाँ पे नहीं आएगी। बजटेड डाटा हो तो ओवर एंड ड्रॉप की कहानी आती है, यहाँ पे ओवर एंड ड्रॉप की कहानी नहीं है। एक्चुअल डाटा पे पीएनएल बनेगा यहाँ पे। ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल आपकी होम असाइनमेंट है। जो इश्यू होगा, जो प्रॉब्लम होगी, उसको कल डिस्कस करेंगे। आज आपकी 2 असाइनमेंट होगी हैं, एक अबाबील का एबनॉर्मल लॉस एंड स्क्रैप अकाउंट और दूसरा इसका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल। ठीक है? तो जो इश्यू होगा कल डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।